हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन ऑफ क्लास 10th. So, according to the syllabus, this syllabus is taken from CBSE. So, जब CBSE की साइट पे जाएंगे तो वहाँ से आप इसके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं. So, this syllabus, in this syllabus, we're going to study about chemical reactions, balanced chemical equations, implications of a balanced chemical equation, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जिसमें पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. ये जो सिलेबस है वो सीबीएसई ने दिया हुआ है, बट हम इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद. सो और फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस. पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शंस होता क्या है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए. सो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन व्हिच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म. सो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, न्यू सब्सटेंस की बात हो रही है और जिसकी नई प्रॉपर्टीज हो. मीन्स केमिकल रिएक्शंस ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक नया सब्सटेंस बनेगा और उसकी प्रॉपर्टीज नई होंगी. तो मतलब किसी न किसी से मिलके बना होगा और जो जिससे मिलके बना है उसकी प्रॉपर्टीज और जो सब्सटेंस हमारा बन रहा है उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी चाहिए. सो लेट अस सपोज दैट यहाँ पे दो सब्सटेंस हैं ए और बी. ए और बी मिलके हमें क्या दे रहे हैं, सी दे रहे हैं. ठीक, ए और बी मिलके हमें क्या दे रहे हैं, सी दे रहे हैं. ए और बी की जो भी प्रॉपर्टीज रहेंगी दैट विल बी टोटली डिफर फ्रॉम सीज प्रॉपर्टी. ये चीज ध्यान दीजिएगा. और सी एक नया ही कोई सब्सटेंस बनेगा जिसका ए और बी से कोई लेना देना नहीं होगा. लेने देने से मतलब क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज डिफर होंगी एज कंपेयर टू सी. ओके, सो जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं जैसे ए, बी एंड सी, सो विच आर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एरो आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट एंड विच आर ऑन द राइट साइड ऑफ द एरो आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट. Okay, now let us understand about what is reactant and what is product with definitions. So, जैसा कि आप definition में देख पा रहे हैं, the substance which take part in a chemical reactions are called reactants. So, जो भी substance chemical reaction में participate करते हैं, कहाँ पे participate कर रहे हैं, chemical reactions में, उन्हें हम क्या बोलेंगे, reactant. जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो भी आपके left side पे जो भी substance होंगे, वो आपके reactants ही होंगे. And products are the new substance produced as a result of chemical reactions. जब हम reactants को मिला करके एक नया substance बना रहे हैं, that new substance is known as products. For example, magnesium और oxygen मिलके हमें क्या बना रहे हैं, magnesium oxide. Magnesium plus oxygen gives us magnesium oxide. होता है क्या है कि हम magnesium और oxygen को हीट करेंगे. हीट करने का मतलब क्या है, एक magnesium रिबन होगी. मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेंगे, बर्न करेंगे. जब वो बर्न होगा दैट विल प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड. चलिए देखते हैं ये रिएक्शंस हो कैसे रहे हैं. हालांकि इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी से इसको जानते हुए चलते हैं. सो लेट अस सी दैट हाउ द रिएक्शंस टेक्स प्लेस. मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2 गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, सो ये रिएक्शंस होते कैसे हैं, देखिए कैसे हो रहे हैं. Magnesium का atomic number, what is the atomic number of magnesium? 12. So electronic configuration will be 2, 8, 2. ये होगा ना electronic configuration. Now we'll talk about oxygen. Oxygen का atomic number 8. Electronic configuration will be 2, 6. हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट हो उसको स्टेबल होने के लिए क्या हम जरूरी होना चाहिए, उसके आउटर मोस्ट शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो. मीन्स या तो उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो या तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो. ये दोनों होंगे तो ही वो एलिमेंट स्टेबल होगा. सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है. दोनों का ही ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. हाँ, आप कह सकते हैं सर इनका तो 2, आपने कहा ड्यूप्लेट होना चाहिए, बट यहाँ पे ड्यूप्लेट 2 तो है इलेक्ट्रॉन, ड्यूप्लेट तो कंप्लीट है. नहीं बेटा, आपका ड्यूप्लेट फर्स्ट ऑर्बिट में होना चाहिए, ना कि लास्ट ऑर्बिट में. फर्स्ट ऑर्बिट में ड्यूप्लेट अलाउड है, उसके बाद ड्यूप्लेट अलाउड नहीं है, उसके बाद ऑक्टेट अलाउड है, क्योंकि फर्स्ट
ऑर्बिट में ही केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं और उसके बाद के जितने भी ऑर्बिट होंगे उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रह पाएंगे। सो दैट्स वाई फर्स्ट ऑर्बिट में ही 2 इलेक्ट्रॉन्स अलाउड हैं। अंडरस्टैंड? सी, अब मैग्नीशियम को स्टेबल होने के लिए इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे? नहीं, 6 इलेक्ट्रॉन निकाल पाना बहुत ही मुश्किल होगा। सो ऑक्सीजन को कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने की जरूरत पड़ेगी। सो मैग्नीशियम बोलता है यार मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, हमको स्टेबल होना है, भैया ये 2 इलेक्ट्रॉन हम दान दे रहे हैं। ऑक्सीजन बोलता है हमें 2 चाहिए भैया, तुम 2 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। तो मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया एंड ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। सो तो इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। बच्चों, आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा कैसे हम किसी भी एलिमेंट्स के इक्वेशंस फॉर्म करते थे, मीन्स कैसे उसका केमिकल फॉर्मूला लिखते थे। तो जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का जब रिएक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में लिखते हैं। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में लिखेंगे कि वैलेंसी के बारे में लिखेंगे, पहले मुझे ये बताइए। हम यहाँ पे दोनों की वैलेंसी का यूज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लर्न अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल। आखिरी की शेल में कोई न्यूक्लियस है, सपोज दैट यहाँ पे प्लस है और न्यूट्रॉन है, और इसके अराउंड हमारे क्या हैं, ऑर्बिटल्स हैं। सो जो ऑर्बिटल्स के आउटर मोस्ट शेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एंड व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आइदर बाय लूजिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। या तो गेन करके या तो लूज करके अपने नियरेस्ट नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी दैट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। ओके, सो इन मैग्नीशियम द वैलेंसी इज 2। सो मैग्नीशियम को क्या करना पड़ेगा, 2 लूज करना पड़ेगा, तो वैलेंसी इज 2। एंड in the same way oxygen needs 2 electrons, so its valency is also 2. So this 2 will cancel out each other, 1 and 1. Now do the cross multiply, you will get MgO. In this way we will form the formula of magnesium oxide. So magnesium oxide ऐसे आया हमारा। So I hope you understand the basics. Now let us move further. हम अपने डे टू डे लाइफ में डेली कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस देखते रहते हैं, जैसे कि दूध का खट्टा होना, सॉलिंग ऑफ मिल्क व्हेन लेफ्ट एट द रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। होता है क्या कि जब आप गर्मियों में दूध को छोड़ देते हैं या तो वो खट्टा हो जाता है या तो वो फाड़ जाता है। सो दैट इज अ केमिकल रिएक्शंस। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही जमाना एक केमिकल रिएक्शंस है। खाना पकाना भी एक केमिकल रिएक्शंस है। हमारे बॉडी में खाने का पकना भी मीन्स जब हम खाना खाते हैं, जब हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, दैट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शंस। हम जो सांस लेते हैं दैट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स मतलब अंगूर से शराब बनाना भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना, बर्निंग ऑफ फ्यूल का जलना, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शंस। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का पकना। नाउ वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो जब भी केमिकल रिएक्शंस होगा तो कुछ उसके बाय प्रोडक्ट्स भी निकलेंगे। मेन प्रोडक्ट्स तो निकलेगा ही, लेकिन उसके कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी निकलेंगे, जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस। और गैसेस में कई गैसेस निकल सकती हैं, जैसे H2O2, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर एग्जांपल सी जैसे हमने ये जिंक ग्रैन्यूल्स लिया, इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने रिएक्ट करवाया, तो हमारी जो गैस निकली वो कौन सी गैस निकली, H2 गैस निकली यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कभी बार होता क्या है कि हमने रिएक्शन करवाया और लास्ट में देखा कि कुछ पार्टिकल्स बच जाते हैं, सो दैट पार्टिकल्स इज नोन एज प्रेसिपिटेट। सी है जैसे यहाँ पे आपके बच जाते हैं, इस वाले पार्ट में देखिए यहाँ पे क्या प्रेसिपिटेट बच जाता है, सो दैट पार्टिकल्स आर नोन एज प्रेसिपिटेट। ओके, नाउ जब भी केमिकल रिएक्शंस होंगे तो कुछ ना कुछ कलर में भी चेंजेस होंगे। सो देखिए इस तरह के कलर्स में चेंजेस आ सकते हैं। सो केमिकल रिएक्शंस
can also cause this change in color. Yeah, due to chemical reactions, change in color is also possible. Next characteristic is change in temperature. कुछ chemical reactions में हम क्या देखते हैं कि उसके टेम्परेचर में भी चेंजेस आ जाते हैं. नेक्स्ट इज चेंज इन स्टेट. होता क्या है कि हमारा जो सब्सटेंस है वो कुछ और होता है, मीन्स वो मे बी सॉलिड हो सकता है, मे बी लिक्विड हो सकता है, बट जो हमारा प्रोडक्ट होगा दैट विल ऑल्सो सम डिफरेंट स्टेट. फॉर एग्जाम्पल हमने H2 लिया, इसको O2 सेपरेट किया एंड विल फॉर्म H2O. विल फॉर्म व्हाट? H2O. सो सी हियर, हमने यहाँ पे गैस ली, यहाँ पे भी गैस ली, बट हमें क्या मिला? लिक्विड मिला. तो क्या हुआ? स्टेट क्या हुई? चेंज हो गई यहाँ पे. हाँ, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं, इसे हम बैलेंस करना आगे सीखेंगे. सो नाउ मूव फॉरवर्ड केमिकल इक्वेशंस के बारे में. अब हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे. सो केमिकल इक्वेशंस क्या होता है? So chemical equation is the method of representing a chemical reactions with the help of symbols and formulae of a substance involved in it is known as a chemical reactions. So chemical reactions क्या होते हैं? एक chemical equation chemical reaction को represent करने का तरीका होता है. इसकी हेल्प से, symbols और formulae की हेल्प से. So जैसे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव अस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. सो अभी हम देखेंगे जिंक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिंक सल्फेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सो इन्हीं को सिंबल्स और फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करने को ही क्या बोलते हैं हम लोग? केमिकल इक्वेशन. क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन. सो जिंक, द सिंबल ऑफ जिंक इज Zn. सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है दैट विल बी H2SO4 and the formula for the zinc sulfate is ZnSO4 and the formula for the hydrogen is, or the symbol which will represent hydrogen is H2. and जब भी गैस, हाइड्रोजन क्या होती है? गैस होती है, तो यहाँ पे हम इस तरह का एक एरो लगाते हैं. so this represents the gas. understand? so zinc plus H2SO4 give us zinc sulfate plus hydrogen. understand? so this is the representation of a chemical reaction in the form of chemical equation. A chemical equation is a shorthand method of representing a chemical reaction. So chemical equation क्या होता है? एक shortcut तरीका होता है किसी भी chemical reaction को represent करने के. Now move to the next topic. Okay, now we will talk about the balanced chemical equation. So balanced chemical equation has an equal number of atoms of different elements in the reactants and products. इसका कहने का मतलब ये है कि जितने आपके नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में होंगे उतने ही आपके किस में होंगे? प्रोडक्ट में होने चाहिए. ठीक. सो अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज इक्वल मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट. अब यहाँ पे हमने नंबर ऑफ एटम्स की बात की, यहाँ पे हम मासेस के बारे में बात करें. सो आपके रिएक्टेंट्स में जितने मासेस हैं वही आपके प्रोडक्ट्स में भी होने चाहिए, उतने ही नंबर ऑफ मासेस आपके प्रोडक्ट्स में भी होने चाहिए. So let us see some example when zinc, that is Zn, reacts with H2SO4 give us zinc sulfate ZnSO4 plus hydrogen gas. क्या देगा ये? हाइड्रोजन गैस देगा. अब देखते हैं कि ये बैलेंस है कि नहीं है. बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक फिर से सुन लीजिए. बैलेंस केमिकल इक्वेशन में होता क्या है कि द नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट is equal to the number of atoms in the product. So I have changed the color of the chemical equation. So you can see here the number of Zn atom is here is 1, here is also 1. Number of hydrogen atom is 2, and here is also number of hydrogen atom is 2. Number of sulfur is 1, and here is also 1, and number of oxygen is 4 here, is also 4 here. This means that this equation is balanced. Now we will move to unbalanced chemical equation. An unbalanced chemical equation has an unequal number of atoms of one or more elements in the reactants and products. Means इसमें क्या होता है कि reactants में और products में जो number of atoms होंगे that will be unequal. An unbalanced equation has unequal masses of various elements in reactants and products. और उनके masses भी क्या होंगे? different होंगे, वो equal नहीं होंगे, चाहे हम reactant की बात कर लें चाहे हम product की बात कर लें. चलिए एक example लेते हैं. Okay, let us take an example. H2 plus O2 gives H2O. Here you can see that the number of hydrogen atom is here 2
here is also 2, and number of oxygen atom is here 2, and here is 1. So you can clearly see here that oxygen is not balanced here. So we can say that here is unequal number of atoms are there. Number of atoms in the reactant side is not equal to number of atoms in the product side. Understand? अब हम बात करते हैं कि ये यहाँ पे masses unequal कैसे हैं. देखते हैं. One atom of hydrogen contain 1 unit of mass, and here is the number of hydrogen is 2, that means 2 unit equal to 2 unit of mass. यहाँ पे 1 unit of oxygen का mass 16 unit होता है, and number of atoms of oxygen is 2, so total will be 32. And here you can clearly see here that here is 2 hydrogen, that is 2 unit plus 1 unit of oxygen, so total unit will be 18. So the total unit will be here is 34 unit, and here is 18 unit. So as clearly we can see here, that 34 unit is not equal to 18 unit. So in terms of masses it is also not equal. So ये बैलेंस कैसे होगा फिर? चलिए इसको हम बैलेंस करके देखते हैं. So इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा. तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो अब ऑक्सीजन इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू ऑक्सीजन इन द प्रोडक्ट. ये तो हो गया. लेकिन अब हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गए हैं. हियर इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 4. सो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे केवल 2 ही हैं. So we can multiply here by 2. So we can get number of hydrogen is 4. So we can see here that number of hydrogen atom is 4 here, and here is also number of hydrogen atom is 4. Number of oxygen atom is here 2, and here is also 2. So this equation is balanced. Now see in terms of mass. So now see in terms of mass. So here total mass of hydrogen atom is 4 unit, and total mass of oxygen atom is 16 into 2, 32 unit. And here 2 multiply with H2, that means 2 unit plus 16 unit, that will equal to 16 plus 2, that is 18, 18 into 2, that is 36 unit. And here 32 plus 4, that is equal to 36 unit. So mass is also equal here. So हमने इसको mass के टर्म में भी बैलेंस कर दिया. Now move to next. Why we need to balance chemical equation? हमें ज़रूरत क्या पड़ी किसी chemical equation को बैलेंस करने की? So the chemical equation are balanced to satisfy the law of conservation of mass. So ये law of conservation of mass क्या होता है? Does anybody have any idea about the law of conservation of mass? Okay, see here. According to the law of conservation of mass, matter can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. So हम mass को ना तो बना सकते हैं ना ही destroy कर सकते हैं किसी chemical reactions में. Means हमने जो reactant में जितना mass लिया होगा वही उतना ही mass हमारा product में भी मिलना चाहिए. That is known as law of conservation of mass. Now you are able to know about law of conservation of mass. So law of conservation of mass को satisfy करने के लिए क्या करने के लिए satisfy करने के लिए हमें chemical equation को balance करने की ज़रूरत पड़ती है. इतना बात समझ में आएगी सबको? ठीक है. Now move to the next. So note here, we should never change the formula of an element or compound to balance an equation. हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए उस एलिमेंट या कंपाउंड के फॉर्मूले को चेंज नहीं करेंगे. ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा. हम एलिमेंट और कंपाउंड के फॉर्मूले को चेंज नहीं करेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. सो टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, अब हमें क्या करना पड़ेगा? जब हमने इक्वेशन बना लिया, अब
इस इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसके फिजिकल स्टेट को ऐड कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं हीट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसमें कोई कंडीशन तो नहीं लग रही है। कि कभी होता है कि कुछ रिएक्शंस करवाने के लिए हमें कुछ कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है। मीन्स हमें इतने टेम्परेचर चाहिए होगा, या हमें किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है इस रिएक्शन को करवाने के लिए। सो दैट इज नोन एज कंडीशंस। अब हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट्स। सो कैसे किसी इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को हम और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, तो उसके हम फिजिकल स्टेट के बारे में बता करके, अगर हम उसके फिजिकल स्टेट के बारे में बता दें तो दैट इक्वेशन विल बी मोर इंफॉर्मेटिव। सो अगर हमें बताना होगा कि कोई एलिमेंट या कंपाउंड या मॉलिक्यूल अगर हमारा सॉलिड स्टेट में है तो वी विल रिप्रेजेंट एज beside it by this symbol, and अगर वो liquid state में है we will represent like this, and अगर वो aqueous solution है तो we will represent like this, and अगर वो gas है we will represent like this. So in this way we can determine the physical state of a substance in a chemical reaction. So now heat changes. So there are two types of reactions on the basis of heat changes. So heat changes के बेसिस पे दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक, दूसरा एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है कि ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट इवॉल्व होती है, मींस हीट निकलती है। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। मतलब दोज रिएक्शंस इन व्हिच हीट इज इवॉल्व आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें से हीट निकलेगी या हीट निकलती है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। For example, carbon plus oxygen gives us carbon dioxide plus heat. जब भी हम कार्बन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो हमें क्या मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी और हीट निकलेगी वहां से। So in this way we can represent the exothermic reactions. यहाँ हीट की जगह एनर्जी भी लिखी जा सकती है क्योंकि हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सो दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मतलब ये ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसको हमें करवाने के लिए बाहर से हीट देनी पड़ती है, तब जाके ये रिएक्शंस होते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल N2 plus O2 plus heat give us NO। NO को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं? चेक इट आउट। सो हियर नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 2, here is 1, number of oxygen atom is 2, here is 1. So this equation is not balanced. हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर नाइट्रोजन को 2 चाहिए हमें तो we will multiply 2 here. So now see here, nitrogen number of nitrogen atom is 2 and oxygen is also 2 here, and oxygen is here is also 2 and nitrogen is also 2 here. So this equation is not balanced. So you can see here हमने reactant में ही heat दिया ताकि हमें प्रोडक्ट मिले, और जब हमें प्रोडक्ट में हीट मिलेगा तो दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जब हम रिएक्टेंट में हीट देंगे तो दैट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मींस एंडोथर्मिक रिएक्शंस करवाने के लिए हमें बाहर से हीट देनी पड़ती है और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट निकलती है बाहर। Now we are going to talk about the steps of balanced chemical equations. मींस हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए किन किन स्टेप्स का ध्यान रखना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हम केमिकल रिएक्शंस को वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे, उसके बाद हम सिंबल्स को रखेंगे, और थर्ड स्टेप में हम बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशन को बाय मल्टीप्लाइंग द सिंबल एंड फॉर्मूले बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर्स। मतलब हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर का यूज करके या उससे मल्टीप्लाई करके हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और फोर्थ स्टेप में हम इक्वेशन को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। सो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स।
So the question says that write a balanced equation for the following reaction. Methane burns in oxygen to form carbon dioxide and water. मीन्स हम मीथेन को बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन में टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो जैसा कहा गया पहले हम उसको वर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. ओके, नाउ राइट डाउन द सिंबल्स ऑफ मीथेन. मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? मीथेन का सिंबल होता है CH4 प्लस ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2 गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 प्लस वाटर दैट इज H2O. नाउ सी हियर, सबसे अच्छा तरीका होता है इसको देखने का, आप एक क्या करें, टेबल बना लें. सो यहाँ पे आपका रिएक्टेंट होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, प्रोडक्ट होगा. सो हम सबसे पहले कार्बन को लिखेंगे, हाइड्रोजन को लिखेंगे और ऑक्सीजन को लिखेंगे. सो रिएक्टेंट में कार्बन का कितना नंबर है 1 एंड हाइड्रोजन का कितना नंबर है 4 एंड ऑक्सीजन का 2. सी नंबर ऑफ कार्बन इन द प्रोडक्ट साइड इज 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 2 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज 3. Now you can see that carbon is balanced. Now we'll talk about the hydrogen. In reactant the number of hydrogen is 4 and in product the number of hydrogen is 2. So hydrogen को बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो it will equal to 4. So यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया. Now the number of oxygen in product is how much? 2 plus 2 is equal to 4. Now it will become 4. So ऑक्सीजन को यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ से हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया. Now see each and every one is balanced or not. See कार्बन इज 1 कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है. हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है. ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है. सो दिस इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड. Okay, now let us see some other example also. Copper sulfate plus sodium hydroxide give copper hydroxide plus sodium sulfate. Copper sulfate. So what is the formula of the copper sulfate? CuSO4. The formula for the copper sulfate is CuSO4 plus sodium hydroxide. Sodium hydroxide का formula होता है NaOH, which gives us copper hydroxide CuOH का whole twice plus sodium sulfate Na2SO4. So this is the chemical equation. Now see that it is balanced or not. So make a table here. On the first column, write down the elements: copper, sulfur, oxygen, sodium, and the last hydrogen. So in reactant you can see that copper, the number of atoms of copper is 1 and number of sulfur is 1, number of oxygen is 5. See 4 here, 1 here, so number of oxygen is 5, number of sodium atom is 1 and number of hydrogen atom is also 1. Now see, now you can see in the product side, copper, the number of copper atom is 1, the number of sulfur atom is 1, the number of oxygen 4 here and 2 here, that is 6, number of sodium that is 2 and number of hydrogen is also 2.
Now you can see here that copper is balanced in both reactant and product. Sulfur is balanced in both reactant and product. Now we're going to balance oxygen. So to balance oxygen, here we can multiply here by 2. Here at reactant we can multiply here by 2. So the number of oxygen in the reactant side is now 6. So it is also now balanced. Now see here, the number of sodium atom in the reactant side is now become H2, and number of hydrogen atom is also becomes 2 this side. So now you can see that this also balanced, this also balanced, and this also balanced. So this equation is now balanced. Let us see next example. Hydrogen plus chlorine give us hydrogen chloride. So write down the formula first. The formula for the hydrogen is H2. For the chlorine is Cl2, which gives us hydrogen chloride. Hydrogen chloride का formula होता है HCl. So now you can see that make a table first. Make a table here. So यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन भी 2 है, and in product it is 1 and 1. So if we multiply here by 2, so it will become 2, and here also it will become 2. So it is now what? Balanced. So this equation now balanced. So let us see one more example. Hydrogen gas combined with nitrogen to form ammonia. So first write down the formula. H2 plus N2 gives ammonia. What is the formula of ammonia? That is NH3. And ammonia is what? Gas. You can write like this. And you can also tell here also it is gas, and it is also gas. Okay. Now see. आप टेबल बनाना चाहे तो बना सकते हैं, अदरवाइज आपकी प्रैक्टिस इतनी हो गई है कि आप बिना टेबल बनाए कर सकते हैं, तो आप ज़रूर करिए, ठीक। और जिनकी प्रैक्टिस नहीं है वो टेबल बना के कर सकते हैं. सो सी हियर, मेक अ टेबल हियर. नाउ मेक अ टेबल. So you can see here the number of hydrogen atom. This is reactant, this is product. So hydrogen and nitrogen is there. So in reactant the number of hydrogen atom is 2, and in number of nitrogen atom in the reactant is 2. So you can see here is number of nitrogen atom is 1 and hydrogen atom is 3. So इसको बैलेंस करने के लिए आप हाइड्रोजन को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो द प्रोडक्ट ऑफ देम इज 6. So here 3 and here will be 2, and the number of nitrogen atom in the product itself become 2. So it balanced both. So it is balanced now. Let us see one more example. Okay, let us take another example. Sodium metal reacts with water to give sodium hydroxide and hydrogen. Sodium metal can be represented as Na plus water H2O gives sodium hydroxide, that is NaOH, and plus hydrogen, that is hydrogen gas. अब एक टेबल बनाइए. टेबल में रिएक्टेंट्स को रखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट को रखिए, यहाँ पे एलिमेंट्स को रखिए. नाउ सी दैट the put here sodium, hydrogen and oxygen. तो देखिए सोडियम रिएक्टेंट में कितना है? 1 है. प्रोडक्ट में भी 1 है. हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है, एंड इन प्रोडक्ट इट इज 3. ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 1 है एंड ऑक्सीजन प्रोडक्ट में भी 1 है. सो सोडियम एंड ऑक्सीजन बैलेंस है, बट हाइड्रोजन इज नॉट बैलेंस. सो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. सो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होगा? 2 + 2 that is 4 means 1 that is 4. नाउ अब हाइड्रोजन को यहाँ बैलेंस करने के लिए करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नाउ इट आल्सो बिकम्स
4. Now you can see oxygen on the product side become 2 and on the reactant side it is 2. So in this way oxygen is automatically balanced. So sodium balanced, hydrogen balanced, oxygen balanced. So this equation is now balanced. Let us take another example. Magnesium burns in oxygen to form magnesium oxide. First of all, write down the formula for the magnesium. Magnesium can be written as Mg. Burns in the presence of oxygen, that is O2, and gives MgO, magnesium oxide. So now you can see that Mg is 1, oxygen is 2, and here Mg is 1 and oxygen is also 1. So we have to balance oxygen here. So you can multiply here by 2. So now oxygen is become 2 here, and Mg is also become 2 here. So now you will do what? Multiply here by 2. You will get 2 Mg. Now you can see that magnesium इधर भी इक्वल है और इधर भी इक्वल है, ऑक्सीजन इधर भी इक्वल है एंड इधर भी इक्वल है. So this equation is balanced. ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, इन्हें प्रैक्टिस करिएगा और अपने आंसर्स को कमेंट में ज़रूर लिखिएगा. जिसका आंसर सही होगा उसे मैं पिन कर दूंगा, और अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप फाइल को अपलोड करके उसका लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं. So thank you for today. We will meet in our next class. Thanks for watching today's video. If you enjoyed it, make sure give it a thumbs up and don't forget to subscribe to our channel for more great content. If you have any questions or comments about today's topic, leave them down below and we will do our best to respond. And as always, thanks for your continued support. We appreciate each and every one of you and look forward to seeing you in the next video.